हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंटैक्स में स्पेशल रूल्स का पार्ट 2। स्पेशल रूल्स पहले आपको एक वीडियो बनाकर दिया है स्पेशल रूल्स सिंटैक्स के, उसको आप देखें। उसके आगे की कड़ी जो है यहाँ से शुरू होती है। रूल दिया है यहाँ पर, इफ़ से शुरू वाक्य में शर्त काल्पनिक हो तो इफ़ वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब थर्ड तथा दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं। बात पे गौर करें कि यहाँ पर दिया है इफ़ से जो वाक्य शुरू है वो शर्त वाला होता है। अगर वो शर्त काल्पनिक है, काल्पनिक बोलते हैं कि कोई काम हो ही नहीं सकता, वो काल्पनिक शर्त वाला होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हैड प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं और उसमें दूसरे वाक्य जो कॉमे के बाद होता है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं। इनकरेक्ट यानी गलत वाला सेंटेंस देखते हैं, इफ़ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता। यानी ना वो आया ना मैंने मदद की, अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। ये सेंटेंस जो है काल्पनिक शर्त वाला है। इसको देखते हैं हम लोग क्या किया। हैड कम दिया हुआ है यहाँ पर, इफ़ ही हैड कम टू मी, तो अब दूसरे सेंटेंस में आई हैव हेल्प्ड हिम को क्या करेंगे हम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो ये वुड हैव लगाना पड़ेगा, सिर्फ हैव से काम नहीं चलेगा बल्कि ग्रामेटिकली इसको वुड हैव करना पड़ेगा अगर यहाँ पर हैड प्लस वर्ब थर्ड है तो। देखिए अगले सेंटेंस से बात और समझ में आएगी। इनकरेक्ट वाला सेंटेंस है यहाँ पर, इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, आई वुड हैव गिवन यू मनी, मैं तुम्हें पैसा देता। इस सेंटेंस में देखेंगे वुड हैव इसमें आया हुआ है, तो यहाँ पर हमें फिर हैड कम होना ज़रूरी हो गया। तो इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, आई वुड हैव गिवन यू मनी, मैं तुम्हें पैसा देता। ये ना तो ये गया ना उसने पैसा दिया, तो ये काल्पनिक शर्त है, इसलिए पहले वाले सेंटेंस में हैड कम और दूसरे वाले में वुड हैव लगेगा। चलिए अगले वाले रूल को हम लोग पढ़ते हैं। ये भी शर्त वाला सेंटेंस है और इसमें भी असंभव कार्य है। अभी जो पढ़ा था कि वो शर्त पूरी नहीं हुई काल्पनिक, अब ये असंभव कार्य है। उसमें क्या करते हैं, अगर इफ़ वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वेयर है, याद रखें सब्जेक्ट प्लस वेयर, यहाँ पर वेयर जो है वो आई के साथ भी हो सकता है और ही के साथ भी हो सकता है। वैसे तो ग्रामर के हिसाब से आई के साथ और एक वचन के साथ वॉज आता है, मगर ये असंभव कार्य वाले में किसी भी सब्जेक्ट के साथ वेयर आता है। तो क्या करेंगे हम, कॉमा के बाद वाले वाक्य में वुड ज़रूर लगाएंगे, ये असंभव कार्य में ऐसा होगा। इनकरेक्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता, आई फ्लाई, मैं उड़ता, ये आई के साथ वेयर है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, आई वुड फ्लाई कर देंगे। इफ़ आई वर अ शार्क, अगर मैं एक शार्क होता, आई स्विम, मैं तैरता, तो इफ़ आई वर अ शार्क आई वुड स्विम, तो मैं तैरता। तो यहाँ क्या करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर वेयर होगा तो हम यहाँ पर वुड ज़रूर लगाएंगे। इसको ज़रूर नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है एरर को सही करने का। रूल नंबर अगले पे चलते हैं। इनफ का प्रयोग सदैव उस शब्द के बाद होता है जिसकी वह विशेषता बताता है। ही इज़ इनफ रिच, वह पर्याप्त अमीर है टू बाई स्कूटर, स्कूटर खरीदने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिच की विशेषता इनफ बता रहा है, इस इनफ को रिच के बाद रखेंगे, ये ग्रामेटिकली सही हो गया। ही इज़ रिच इनफ टू बाई अ स्कूटर। हिज सैलरी इज इनफ लो, उसकी सैलरी इनफ लो है, पर्याप्त कम है, टू पुल ऑन, कि पूरा महीना खींच सके। हिज सैलरी इज लो इनफ, इसको क्या किया, इनफ को लो के बाद रख दिया, टू पुल ऑन। तो आपको भी यहाँ पर यही करना है कि अगर इनफ जो है, ये इनफ ये रिच के पहले दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बाद में रख देंगे। और यहाँ पर इनफ जो है वो लो से पहले दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लो के बाद में रख देंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, एक काल्पनिक शर्त थी और एक असंभव कार्य है। चलिए अगला देखते हैं। जब पूरे वाक्य की विशेषता बताने वाले एडवर्ब जैसे फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली यानी अभाग्य से, दुर्भाग्य से, लकीली किस्मत से, श्योरली बिल्कुल पक्का, निश्चित ही, आदि, अगर ये पूरे वाक्य की विशेषता बताएं तो इनको हम कहाँ रखेंगे, इनको हम शुरू में रखेंगे। ये पूरे वाक्य की विशेषता बताएं तो इनको हम
शुरू में रखेंगे। ही वॉज नॉट फॉर्चुनेटली प्रेजेंट, भाग्य से वो प्रेजेंट नहीं था। वैन द फायर ब्रोक, जब आग लगी। तो ये फॉर्चुनेटली, ये पूरे सेंटेंस की यहाँ विशेषता बता रहा है, इसको हम शुरू में रखते हैं। फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट व्हेन द फायर ब्रोक आउट। इस सेंटेंस में किसी भी एक अक्षर को कम नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है, केवल एडवर्ब को उठाकर जो पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है उसको उठाकर शुरू में लाकर रखना है। फिर इसके बाद अगले सेंटेंस पर चलते हैं। यू हैव लकीली वन द फर्स्ट प्राइज। ये लकीली पूरे सेंटेंस की यहाँ पर विशेषता बता रहा है, इसको उठाकर शुरू में रख दो। लकीली यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज। एल्स के बाद हमेशा बट लगाते हैं, देन नहीं लगाते। अगर सेंटेंस में देन लगा हो तो हम क्या करेंगे, हम उसे बट में बदल देंगे। कॉल मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी कहो। एल्स देन डंकी, बस गधा मत कहो, मुझे गधे के अलावा कुछ भी कहो। तो क्या कह रहा है ये, कॉल मी एनीथिंग एल्स, मुझे कुछ भी कहो बट डंकी, लेकिन गधा मत कहो। तो देन की जगह क्या लगा, बट लगाएंगे। केकई वॉज नथिंग एल्स देन क्रूल, केकई और कुछ नहीं, केवल बेरहम थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केकई वॉज नथिंग एल्स बट क्रूल। तो यहाँ पर आपने ये बात समझी कि एल्स के साथ हमेशा बट लगाएंगे हम, देन नहीं लगाएंगे। ये अगला वाला नियम आ गया हमारे सामने, दिया हुआ है जहाँ एक कार्य पूरी तरह समाप्त हुआ हो तथा कुछ समय बाद दूसरा कार्य हुआ हो, तो वर्ब फर्स्ट आईएनजी की बजाय हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। ये पास्ट पार्टिसिपल, ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल है। और इसको याद रखें कि एक सेंटेंस पूरी तरह पूरा हो जाएगा तब दूसरा सेंटेंस पूरा होगा, और दोनों ही सेंटेंस पास्ट में होंगे। तो हम क्या करेंगे, वर्ब फर्स्ट आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ना करके उसे परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब थर्ड में बदल देंगे। राइटिंग अ लेटर, पत्र लिखकर, ही पोस्टेड इट, उसने उसे पोस्ट कर दिया। अब आप गौर करें, एक आदमी ने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद ऐसा तो है नहीं कि उसने पत्र लिखा और एकदम से जाके डाल दिया, नहीं, पत्र लिखने के बाद उसको पढ़ेगा आदमी, उसको बंद करेगा, उस पर अपना पता लिखेगा, उसको टिकट लगाएगा और फिर जाके पोस्ट करेगा। यानी पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही पोस्ट किया जाएगा। इसलिए हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट, कि पत्र लिख लेने के बाद उसने इसको पोस्ट कर दिया। टीचिंग अस, द टीचर वेंट होम, हमें पढ़ाकर टीचर घर चला गया। ये हमें पढ़ाकर, तो टीचिंग अस ये एकदम से नहीं जाएगा, कोई काम को पूरा करेगा। हैविंग टॉट अस, हमें पढ़ा लेने के बाद द टीचर वेंट होम, अध्यापक अपने घर चले गए। रूल नंबर अगले पे चलते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बीइंग से पहले सब्जेक्ट न होने पर इट का प्रयोग करते हैं। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आप ऐसे पहचान लो कि सेंटेंस बीइंग से शुरू होगा। इट बीइंग वेरी हॉट, ये दिया बीइंग वेरी हॉट, बहुत गर्म होने पर कुड नॉट गो आउट, में बाहर नहीं जा सका। तो बीइंग अगर आया है तो हम शुरू में इट लगा दें, सिर्फ हमें यहाँ पर इट को फिट करना है, आपका सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इट बीइंग वेरी हॉट, बहुत गर्म था, आई कुड नॉट गो आउट, में नहीं जा सका। बीइंग संडे, संडे होने पर द मार्केट इज क्लोज टुडे, आज मार्केट बंद है, बंद रही। तो ये इट बीइंग संडे, इट लगाना पड़ेगा। इट बीइंग संडे, संडे होने पर मार्केट बंद रही। अगले नियम पर चलते हैं हम लोग। आइदर के साथ हमेशा और लगाएं, ये दिया हुआ है। आइदर यू नोर योर फ्रेंड केम, आइदर के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर नोर आ रहा, तो हम इसको और में बदल देंगे। याद रखें, आइदर के साथ हमेशा और चलेगा, नाइदर के साथ हमेशा नोर चलेगा। यहाँ देखें, नाइदर के साथ और दिया हुआ है, इसको नोर में बदलना पड़ेगा। और द मैन इज़ बोथ, बोथ के बाद एज वेल एज नहीं चलेगा, बल्कि हमें उसे एंड में बदलना पड़ेगा। नियम हमसे ये कह रहा है कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, बोथ के साथ एंड, नो सूनर डिड के साथ देन, दो के साथ येट का प्रयोग करेंगे, बट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अगला सेंटेंस में देखते हैं हम लोग, दिए हुए हैं ये सब। द मैन इज़ बोथ माइजर एंड क्रूल, तो बोथ के साथ एंड का प्रयोग कर दिया। नो सूनर डिड ही सी मी बट ही रेन अवे, तो यहाँ पे नो सूनर डिड के साथ बट नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर हमें देन रखना पड़ेगा। ये पूरा जोड़ा आप याद कर लें। ये दिया हुआ है, दो ही इज़ रिच, यद्यपि वे अमीर है, बट ही इज़ माइजर, लेकिन वे कंजूस है। तो यह बट की बजाय में येट लगाना पड़ेगा, फिर भी वे कंजूस है। दो ही इज़ रिच येट ही इज़ माइजर, यद्यपि वे अमीर है फिर भी वह कंजूस है। एज इफ़,
या एज दो, एज इफ़ या एज दो के मायने मानो होते हैं। वाक्य में जब ये हों तो क्या करेंगे, इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसमें वेर रखेंगे, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वही वो वचन हो, चाहे आई हो। हमें इज एम आर वॉज सब हटाकर क्या करना है, वेर रखना है। ही टॉक्स वह बातें करता है, एज इफ मानो ही इज मैड वह पागल हो। तो यहाँ इज हटाकर हमें वेर रखना पड़ेगा। ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, वह ऐसे बातें करता है मानो वह पागल हो। सरजू वर्क्स एज दो ही वॉज केयरलेस, सरजू ऐसे काम करता है मानो वह लापरवाह था। तो सरजू वर्क्स एज दो ही वेयर केयरलेस, तो वॉज आया तो भी वेयर रखेंगे और इज आया तो भी वेयर रखेंगे, यानी एज इफ या एज दो होने पर हमें वेयर ही रखना है। तो बात समझ में आई होगी, इसलिए इसको जो है ध्यान से पढ़ें, नोट करें, याद कर लें इसको और अच्छे से जो है पेपर देने जाएं। और साथ में ये कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है अगर, तो इसको जो है रिकमेंड करें, आगे बढ़ाएं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। और एक अच्छा सा कि कमेंट और लाइक ये भी करें। ओके, थैंक यू।